हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये पार्ट 1 है वीडियो है इसकी। इसमें पार्ट 2 भी आएगी, मतलब 5 क्वेश्चन इसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इसके बाद 5 क्वेश्चंस एक और वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 5 क्वेश्चंस और होंगे प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आपको इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम में मिल जाएगा, या बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 3 कॉइन को हमने टॉस किया है। ए डिनोट कर रहा है इवेंट 3 हेड शो अप। कुछ कंडीशंस दे रखे हैं ए बी सी के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि अ कॉइन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। तो अगर 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो उसके लिए हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो 3 कॉइन की टॉसिंग पे जो सैंपल स्पेस होते हैं वो होते हैं या तो तीनों पे हेड आएगा, या हेड हेड और टेल होगा, या हेड टेल हेड होगा, या हेड टेल टेल होगा। टेल 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 भी हो सकता है, टेल टेल हेड भी हो सकता है, टेल हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड हेड भी हो सकता है। तो 8 सैंपल स्पेस में टोटल बन सकते हैं जब 3 कॉइन को हम टॉस करते हैं। अब देखते हैं उसने हमसे क्या क्या बोला है और उसके केसेस हम लिखते हैं। ए में बोला गया है कि 3 हेड्स शो। ए डिनोट्स इवेंट 3 हेड शो। 3 हेड आएंगे तो 3 हेड वाला एक ही केस है, हेड हेड हेड। तो इसमें एक ही एलिमेंट आया। बी डिनोट द इवेंट 2 हेड एंड 1 टेल। 2 हेड होने चाहिए, एक टेल होने चाहिए। तो हेड हेड टेल, 2 हेड एक टेल, या हेड टेल हेड, इसमें भी 2 हेड एक टेल, या टेल हेड हेड, इसमें भी 2 हेड हैं और एक टेल है। तो 2 हेड और 1 टेल वाले केस लिख लिए। इसके अलावा सी में बोला गया है कि सी डिनोट्स द इवेंट 3 टेल्स शो। 3 टेल, तो टेल टेल और टेल। और डी डिनोट्स द इवेंट अ हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड आएगा। डी में फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड। तो फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड वाले ये जो ऊपर के 4 हैं ये 4 हो जाएंगे। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। कि फर्स्ट जो है वो फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड आएगा, वो वाले सारे केस हमने यहां पर लिख लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिनमें इंटरसेक्शन करने पर नल सेट आता है, फाई आता है, मतलब जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। ऐसे इवेंट को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो इनमें से देखिए, क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें तीनों हेड हैं, इसमें 3 हेड वाला कोई भी नहीं है। तो इसमें एक आंसर तो हो जाएगा हमारा ए कॉमा बी, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसके अलावा क्या बी में और सी में कुछ कॉमन है? नहीं, बी में और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो बी और सी जो है वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या ए में और सी में कुछ कॉमन है? नहीं, ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है। बी सी और डी में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो सी और डी जो गए वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। इसके अलावा ए और सी को देखें तो ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो ए सी जो है ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए के साथ डी को भी देख लेते हैं। तो ए और डी में भी कुछ कॉमन नहीं है। ए में और डी में तो कॉमन है, यहाँ हेड 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 है, यहाँ पर भी हेड 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 है। इसका मतलब ए और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बी में और सी तो हमने ले लिया था। बी और डी में देखते हैं क्या कुछ कॉमन है। बी और डी में हाँ कॉमन है, यहाँ हेड हेड टेल है, यहाँ पर भी हेड हेड टेल नजर आ रहा है। तो जैसे ही कॉमन एलिमेंट मिल गया इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। सी के साथ हमने डी को देख लिया था। सी और डी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इस तरीके से 4 पेयर हमने बनाए जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या था कि जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सेकेंड पार्ट है सिंपल इवेंट। ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं जो सिंपल इवेंट हैं। तो सिंपल इवेंट्स ध्यान रखना बेटा, सिंपल इवेंट वो होते हैं जिनमें केवल एक एलिमेंट होता है। तो ऐसे केस ऐसे मतलब जो तुम्हारे पास ABCD में दे रखे हैं, तो ऐसे 2 इवेंट जिनमें कुछ सिंगल एलिमेंट है। तो सिंगल एलिमेंट ए में है, सिंगल एलिमेंट बी में है। तो सिंपल इवेंट तुम्हारे पास ए हो जाएंगे और
बी हो जाएंगे। ये दोनों जो है ये सिंपल इवेंट है, क्योंकि इसमें भी एक ही एलिमेंट है और इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट थर्ड पार्ट में पूछा गया है, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। तो अब इनमें से देखते हैं ए बी सी में से कौन कौन सा ऐसे हैं जो कंपाउंड है। एक तो बी कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि बी में 1 2 3 एलिमेंट है। डी भी कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि डी में 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो कंपाउंड इवेंट जो हो गए वो एक तो बी हो गया और एक कौन हो गया, डी हो गया। तो ये दोनों जो है ये कंपाउंड इवेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट्स अनिल एंड असीमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। दो स्टूडेंट्स हैं जो एक एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई एग्जाम इज 0.05। इसकी लिख लेते हैं हम लोग। अनिल के एग्जाम को क्वालिफाई करने के जो चांसेस है वो 0.05 है। एंड दैट असीमा विल क्वालिफाई, असीमा अगर क्वालिफाई करेगी, जैसे अनिल को हम दिखा देते हैं ए से और असीमा को दिखा देते हैं जैसे सपोज बी से। तो असीमा के क्वालिफाई करने के जो चांसेस दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0.10। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जाम इज 0.2। देखो बोथ के लिए हम सिंबल बनाते हैं इंटरसेक्शन। बोथ के लिए सिंबल क्या बनता है, इंटरसेक्शन। ए भी क्वालिफाई कर रहा है एंड बी भी क्वालिफाई कर रहे हैं, दोनों क्वालिफाई करेंगे, इस बात की चांसेस है 0.02। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब हमें कुछ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ए पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। बोथ अनिल एंड असीमा विल नॉट क्वालिफाई, दोनों ही क्वालिफाई नहीं करेंगे। अनिल भी क्वालिफाई नहीं करेगा एंड असीमा भी क्वालिफाई नहीं करेगी। दोनों में से कोई भी क्वालिफाई एग्जाम को नहीं करेंगे। बोथ विल नॉट क्वालिफाई। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और पहले हमें ए यूनियन बी भी नहीं पता इस क्वेश्चन में, तो ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हम यहां पुट कर लेंगे। ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.05, बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.10 और ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है 0.02। अब इसके आगे केवल कैलकुलेशन करनी है। आपको पहले इन दोनों को ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 1 में से उसको माइनस कर देना है। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, तो ये वाला पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग कर लेना। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। कम से कम एक जना ऐसा होगा जो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेगा, कम से कम एक जना। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई के लिए जो सिंबल बनेगा वो यूनियन का बन जाएगा। देखो बोथ के लिए इंटरसेक्शन लगाते हैं और एटलीस्ट अगर रहता है तो एटलीस्ट में हम लोग यूनियन का सिंबल लगाते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 0.02। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट आप लोग कर लेना, सब्ट्रैक्शन आसान है इसका। हम सी पार्ट में आते हैं इसके बाद। और क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसमें पूछा गया है कि ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। केवल एक जना क्वालिफाई करेगा। पहले में क्या पूछा था कि बोथ ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। सेकंड पार्ट में क्या था, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। और अब आ रहा है कि ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, केवल एक जना क्वालिफाई करेगा। मतलब ए ने अगर क्वालिफाई कर लिया तो बी नहीं करेगा, नहीं के लिए डैश लगा दिया। या अगर बी ने क्वालिफाई कर दिया तो ए फिर क्वालिफाई नहीं करेगा। ए ने क्वालिफाई कर दिया तो बी नहीं करेगा, बी ने कर दिया तो ए नहीं करेगा। इस तरीके से केवल एक ही जना जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बी इंटरसेक्शन ए डैश के लिए सेम फॉर्मूला, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यहां पर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ए की प्रोबेबिलिटी है 0.05 और ए इंटरसेक्शन बी, आप इनको ऐड भी कर सकते हैं, ट्वाइस ए इंटरसेक्शन बी बना सकते थे इसको, पर चलिए वैल्यू डाल देता हूं यहां पर 0.02। बी की जो प्रोबेबिलिटी है 0.10
और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02। अब बस केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट आप लोग कर लेना। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के लिए मैंने एक वीडियो पहले से भी बना रखी है, तो आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो वहां से आपको सारे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले मिल जाएंगे जो आप इसमें यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद A fair coin is tossed 4 times. एक कॉइन है जिसको हम 4 बार टॉस कर रहे हैं। A person win ₹1 for each head and ₹1.50 for each tail. कॉइन 4 बार टॉस हो रहा है। अगर ₹1 जीतेगा वो कब? जब उसका हेड आएगा, और 1.50 वो लूज करेगा जब टेल आएगा। From the sample space, calculate the different amount of money you can have after 4 tosses. कितना अमाउंट उसके बाद 4 टॉस के बाद आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं डेटा को। तो देखिए हमारे पास किस किस तरीके से इवेंट्स हो सकते हैं, किस किस तरीके से आउटकम आ सकते हैं, पहले तो हम वही लिख लेते हैं। इसमें हम लोग इसको इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ हेड के हिसाब से बात करें कि हेड कितनी बार आ रहा है, कोई भी एक केस ले सकते हैं, या तो हेड की तरफ से ले लेंगे या टेल की तरफ से ले लेंगे। तो मैं हेड से ले रहा हूं। अगर हम कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं तो हो सकता है हमारा एक बार भी हेड ना आए, हो सकता है कि एक बार हेड आए, हो सकता है 2 बार हेड आए, हो सकता है 3 बार हेड आए, या ऐसा भी हो सकता है कि चारों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। अब इसके इवेंट लिख रहे हैं कि किस किस तरीके से काम हो सकता है। अगर हम कहते हैं कि एक भी हेड नहीं आएगा, नंबर ऑफ हेड जो है वो 0 है, तो नंबर ऑफ हेड 0 का मतलब हुआ टेल 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 टेल। 4 बार टॉस किया और चारों बार क्या आ गया, टेल आ गया। 1 का मतलब एक हेड। अब एक हेड वाले केस लिखेंगे तो हेड टेल टेल टेल, या टेल हेड टेल टेल, या टेल टेल हेड टेल, या टेल 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 और फिर हेड। एक हेड वाले केस ऐसे बन जाएंगे। 2 हेड वाले में हेड हेड टेल टेल, 2 हेड, तो हेड टेल हेड टेल, इसमें भी 2 हेड हैं। और इसके अलावा हेड टेल टेल हेड, इसमें भी 2 बार हेड आ रहा है। और भी हो सकते हैं टेल टेल हेड हेड, ऐसे भी हो सकता है टेल हेड टेल हेड, ऐसे भी हो सकता है टेल हेड हेड और टेल। तो ये वो सारे केस हैं जिनमें 2 बार हेड आ रहा है। 3 बार हेड के केस लिखें तो हेड 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 और फिर टेल, या हेड हेड फिर टेल फिर हेड, या हेड टेल फिर हेड, या टेल हेड हेड और हेड। तो 3 हेड के ये केस बन सकते हैं। चारों बार हेड आएगा इसके अगर केस लिखें तो इसमें तो एक ही केस बनेगा, हेड 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 और हेड। इतने तरीकों से आउटकम्स हमारे हो सकते हैं नंबर ऑफ हेड्स के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमें लिख रहा हूं अमाउंट कि कितना कितना अमाउंट वो जीता या हारा। तो देखिए अगर कोई गेन कर रहा है, विन कर रहा है, तो उसके अमाउंट को हम प्लस में लेते हैं, और अगर कोई लूज कर रहा है तो उसके अमाउंट को हम माइनस में लेते हैं। तो कहने का मतलब अगर वो ₹1 जीतेगा तो हम उसमें +1 लिखेंगे, और अगर 1.5 रुपीज वो हार रहा है तो उसमें हम लोग माइनस का 1.5 लिखेंगे। इसमें 4 बार टेल आ रहा है, जो फर्स्ट केस है इसमें 4 बार टेल आ रहा है, इसका मतलब 4 बार वो 1.5 या ₹1.5 हार रहा है। तो -1.5 कितनी बार, 4 बार, तो कितने आ गया कैलकुलेट करने पर -6। इसका मतलब वो ₹6 हार गया। अगर उसके चारों बार टेल आया है तो इसका मतलब वो ₹6 हार गया। इसमें इन सभी केसेस में एक बार हेड है और 3 बार टेल है। अगर एक बार हेड है तो ₹1 जीता होगा वो एक बार, और ₹1.5 हारा होगा वो 3 बार। तो 1 - 4.5 आ जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा -2.5, मतलब वो ₹2.5 हार गया, 2.5 वो हार गया। इन सभी केसेस में वो 2 बार हेड आ रहा है तो ₹1 जीता होगा वो 2 बार, और ₹1.5 हारा होगा वो 2 बार। तो 2 - 3 हो जाएगा, कुल मिला के वो ₹1 हार गया इन सभी केसेस में। 3 बार हेड आने का मतलब वो ₹1 जीता होगा 3 बार, और ₹1.5 हारा होगा वो 1 बार, क्योंकि एक बार टेल आ रहा है। तो 3 - 1.5, तो कुल मिला के वो ₹1.5 इसमें जीता है। ये प्लस में आई वैल्यू, इसका मतलब वो 1.5 रुपीज वो जीता है।
इसमें चारों ही हेड हैं, तो इसका मतलब 1 रुपया जीता है वो 4 बार और कुल मिलाकर वो 4 रुपए जीत गया। ये डिफरेंट अमाउंट है जो उसके पास हो सकते हैं अगर वो कॉइन को 4 बार टॉस करता है, या तो -6 या -2.5 या -1 या 1.5 या फिर 4। अब क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया था इस अमाउंट की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी थी हमें। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है, बहुत सिंपल है। टोटल जो इवेंट यहाँ पर है ये 16 है, टोटल जो है यहाँ पर ये 16 है, और फर्स्ट वाले में केवल एक ही आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। यहां पर 4 केस आ रहे हैं तो 4/16, कैंसिल भी कर लेना है इसको। यहां पे 6 केस आ रहे हैं तो 6/16 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 बार ऐड आने की या 1 रुपया हारने की प्रोबेबिलिटी है ये। इनकी जो इसमें 4 केस आ रहे हैं, 3 हेड वाले में 4 केस हैं तो 4/16, और 4 हेड में एक ही केस है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। कहने मतलब 6 रुपए हारने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/16, 2.5 रुपए हारने की प्रोबेबिलिटी 4/16, 1 रुपया हारने की प्रोबेबिलिटी 6/16, 1.5 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/16 और 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/16 उसकी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप के जो अमाउंट्स है वो भी निकाल लिए और जो उन अमाउंट की प्रोबेबिलिटी है वो भी हमने ऑब्टेन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर इवेंट सच दैट, आपको कुछ दे रखा है, पी ए की वैल्यू दे रखी है, पी बी की वैल्यू दे रखी है, ए एंड बी। देखो पी ए हमें दे रखा है 0.42, पी बी हमें दे रखा है 0.48, और ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है यहां पर 0.16। ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.16, और अब कुछ डिटरमाइन करना है, जैसे नॉट ए निकालना है, नॉट बी निकालना है, ए और बी निकालना है। तो नॉट ए का मतलब हो गया ए डैश, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसकी वैल्यू है 0.42, सब्ट्रैक्ट आप लोग कर लेना। नॉट बी का मतलब बी डैश, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 में से 0.48 को माइनस कर देंगे तो नॉट बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में पूछा है उसने हमसे ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, और के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो यूनियन यूज करते हैं, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने अभी अभी पीछे लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, ए की प्रोबेबिलिटी है 0.42, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.48 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 0.16। बस इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, ऐड करना है और 0.16 को इसमें से माइनस करना है, तो आपको इन सब की प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग के लिए रहेगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 क्वेश्चंस में से हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास इन फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बोथ, देखो बोथ वर्ड जैसे ही आ गया इंटरसेक्शन हो गया, इंग्लिश एंड हिंदी की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, नाइदर के लिए हम लोग सिंबल लगाते हैं इस तरीके से, ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश, ना तो इंग्लिश एंड ना ही हिंदी, ये है 0.1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश, इंग्लिश एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.75, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, हिंदी एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी उसने हमसे पूछी हुई है। तो चलिए अब यहां से हमें H यूनियन E यूनियन H पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए E डैश इंटरसेक्शन H डैश के लिए जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H होता है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.1, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H, ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H इक्वल टू 1 माइनस 0.1, तो E यूनियन H का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 0.9। अब इसके बाद जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H। E यूनियन H की प्रोबेबिलिटी है 0.9, E इंटरसेक्शन H की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.5, और E की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.75,
और h की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो 9 और 5 ऐड हो जाएगा तो 1.4, तो ये बन जाएगा माइनस 0.75 माइनस हो जाएगा इधर आके प्रोबेबिलिटी ऑफ h। अब बस केवल ये माइनस आप लोगों को करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ h मतलब हिंदी एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें 5 क्वेश्चन और करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाए एक वीडियो में, तो एक वीडियो इसमें नेक्स्ट और आएगी जिसमें हम बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स बेटा।